नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, सौर परिवार के बारे में या सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। बाकी और भी नए 10 ग्रहों की खोज की जा चुकी है, लेकिन उसमें से जो प्रमुख है उसका नाम है करला। करला की खोज 1987 में 1987 में की गई थी, जिसे हो सकता है कि आने वाले समय में ग्रह का दर्जा दिया जा सके। तो यहाँ पर 8 ग्रह अभी है जो प्रमाणित है। अब देखिए, सौर परिवार में क्या है कि सिर्फ ग्रह ही नहीं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और सूर्य सबको मिला करके एक परिवार बना है, जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है या सौर परिवार कहा जाता है। अब इसमें इसका जो मुखिया है, पूरे सोलर सिस्टम का जो मुखिया है वो किसे माना जाता है? वो सूर्य को कहा जाता है। सूर्य सोलर परिवार का मुखिया है। और जितने भी सोलर सिस्टम में आप देख रहे हैं 8 ग्रह में पृथ्वी भी आती है, तो इन जितने भी ग्रहों पर प्रकाश आता है, ऊर्जा आती है, तो उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। मतलब कि हमारे पृथ्वी पर भी अगर ऊर्जा है तो इसका मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये सूर्य ही है। अब देखिए, अब क्या है कि पहले बहुत पहले अगर आप चले जाएंगे तो जियोग्राफी की जब शुरुआत हुई थी उस समय, तो ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी ही सोलर सिस्टम में सेंटर में है। मतलब सोलर परिवार का मुखिया पृथ्वी को माना जाता था। उसको बोला जाता था जियोसेंट्रिक थियरी, जिसको बोलते थे भू केंद्रिक सिद्धांत। लेकिन बाद में जब कोपरनिकस आया तो कोपरनिकस ने एक सिद्धांत लाया जिसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थियरी। हेलियोसेंट्रिक थियरी कहने का मतलब सूर्य केंद्रित सिद्धांत। यही ज़्यादा सही हुआ, क्योंकि ये सही पाया गया कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और उसके चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। और सारे ग्रह ही नहीं, इसके साथ आप देखेंगे कि उपग्रह भी ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद उल्का पिंड है और क्षुद्र ग्रह भी होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। तो बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। अब देखिए, अगर 100% मैटर से बना हुआ है, मान लो सोलर सिस्टम अगर 100% मैटर से बना है, तो उसका 99.99%, ये पॉइंट याद रखिएगा, 99.99% सूर्य के पास है। मतलब 100% अगर द्रव्य है तो उसका 99.999% किसके पास है? सूर्य के पास है। अब समझ लीजिए कि हमारे पृथ्वी के पास 0.1% भी नहीं है। तो ये पृथ्वी सूर्य के सामने बहुत ही छोटी है। अब क्या है कि जैसे जैसे सूर्य से आप दूर बढ़ेंगे, तो ग्रह ठंडे पाए जाएंगे। मतलब वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पाया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, आप देख लेंगे कि मरकरी, उसके बाद वेनस, इस क्रम में है। तो ये डिपेंड भी करता है कि कौन से ग्रह पर कौन सी गैस की मात्रा ज़्यादा है। एक्चुअली आपका जो ये मरकरी जो है, बुध, वो सूर्य के बहुत ही नज़दीक है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि ये सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। आप पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा चमकीला एवं सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, वेनस। क्योंकि वेनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? CO2 की मात्रा यहाँ पर आपका पड़ जाता है 95% तक, 95%। और बताइए, पृथ्वी पर 0.03% है, तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर चला जाता है। तो यहाँ पर तो आग लगी हुई है, पूरे वेनस पर आग लगी हुई है। तो कहने का मतलब कि जो ग्रह सूर्य के नज़दीक में हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, और जो सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे। वहाँ पर -200-250 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाती है। अच्छा, बारी बारी से ग्रहों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मरकरी है। मरकरी को बुध ग्रह बोलते हैं। उसके बाद वेनस है, वेनस को बोलते हैं शुक्र। क्या बोलते हैं? शुक्र। और उसके बाद है अर्थ जो है पृथ्वी। उसके बाद यहाँ पर मार्स है, मार्स को बोलते हैं मंगल, ये मंगल ग्रह है। उसके बाद जुपिटर सबसे बड़ा है ना, जुपिटर ग्रह है, और जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति। उसके बाद है सैटर्न को बोलते हैं शनि ग्रह। उसके बाद है यूरेनस को बोलते हैं अरुण। और सबसे अंतिम में जो है वो है नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। तो इन सभी को आप समझ लीजिएगा सूर्य से दूरी के अनुसार। कभी कभी पूछ देता है कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन सा है। तो ऐसे देख लीजिए, मार्स, वेनस, अर्थ और मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। मतलब चौथा दूरी के अनुसार कौन सा है? मार्स है। अब आकार के हिसाब से भी पूछा जाता है।
अब इसमें से 8 ग्रहों में से 4 ग्रहों को देखिए। 8 में से ये जो 4 ग्रह है ना, मार्स, वेनस, अर्थ और मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, मतलब शुरू के 4 ग्रह इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इन्हें ध्यान में रखिएगा। पार्थिव ग्रह कहने का मतलब ये इंटीरियर है, मतलब कहने का ये आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह इसे याद रखिएगा, इंटरनल माना जाता है। और इन चारों को, जैसे मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। अच्छा, इन्हें पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है, इन चारों को, शुरुआत में जो 4 ग्रह हैं इनको पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी के आकृति के समान है, मतलब पृथ्वी जैसे बनी हुई है, आप देख रहे हैं, जिस पे आप आराम से रह सकते हैं, ये इसी तरीके के तत्वों से बनी हुई है। लेकिन बाकी का जो 4 ग्रह हैं ये गैसों से बने हुए हैं, इनका निर्माण गैसों से हुआ है ज़्यादा, तो इसलिए इन्हें बाहरी ग्रह कहा जाता है। और कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है या आंतरिक ग्रह नहीं है, तो इन चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और इन चारों को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह कहा जाता है। इसे ध्यान में रखना है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ग्रह हैं जिसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उन ग्रहों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं जो दिन है, मतलब कहेंगे जो दिन के नाम पे रखा गया है, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 5 हो गए ना। ये 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले मंगल को याद रखिएगा, मंगल दिन के नाम से याद रखिए, मंगल। उसके बाद मरकरी को आप देख सकते हैं, मरकरी, मंगल और मतलब मार्स और मरकरी, मंगल और बुध। उसके बाद जुपिटर मतलब बृहस्पति हो गया। उसके बाद शुक्र कहने का मतलब वेनस को भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद शनि को आप देख सकते हैं, सैटर्न को देख सकते हैं। तो इन सभी 5 को जो मैंने बताया है, ये दिन याद रखिएगा। ये पूछा जाता है ऐसे कि किन ग्रहों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो 5 को छोड़ करके बाकी 3 जो बचेंगे उनको हम नहीं देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब देखिए, अब कुछ ऐसे अशुद्धि टाइप के, मतलब जो ग्रहों द्वारा पीछे छोड़े गए धूलकण भी होते हैं, उनको कहा जाता है उल्का पिंड। ग्रह जब चलते हैं तो आप देखेंगे कि ग्रहों के अगल बगल बहुत सारे धूलकण छूट जाते हैं पीछे, उन्हें कहा जाता है उल्का पिंड या मेट्रॉइड्स कहा जाता है। तो मेट्रॉइड्स कहिए चाहे उल्का पिंड कहिए, एक ही बात है। तो वो ग्रहों के द्वारा छोड़े गए पीछे वैसे पदार्थ होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जल जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ होते हैं क्षुद्र ग्रह, मतलब कहने का है कि इनका एक ऐसा सिस्टम होता है जो ना ग्रह होते हैं ना उपग्रह होते हैं। ये भी एक बौने ग्रह की तरह होते हैं, क्षुद्र ग्रह, जो किसी फिक्स एरिया में ये अपना घूमते रहते हैं। कभी कभी ये एरिया से भी अपने बाहर निकल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह, ये भी छोटे नहीं होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी बड़े होते हैं। इनकी एक पट्टी खास करके पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में, इसे बोला जाता है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड कहने का मतलब क्षुद्र ग्रह। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, अब बारी बारी से चलिए देखते हैं, बारी बारी से सारे ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। और ये देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है, आप जो 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं क्लास से, वही सारी बातें इसमें पढ़नी होती है। तो इसमें कुछ और भी जो बातें हैं, 2-4 बातें उसमें जान लेंगे। जैसे सूर्य के बाद सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? ये सभी जितने भी आप देख रहे हैं ग्रह, ये सभी सूर्य से ही बने हैं, मतलब कहने का है कि इनके जन्मदाता सूर्य ही है, ऐसा माना जाता है। वैज्ञानिकों ने ऐसा अध्ययन किया, तो वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चला कि सूर्य का कोई बगल में तारा था, एक तारा, और सूर्य ज़्यादा पावरफुल था। वो तारा सूर्य के नज़दीक जैसे ही आया तो ब्लास्ट कर गया, और ब्लास्ट करने के बाद ये कई टुकड़ों में बट गया। आप देख लीजिए, 8 और भी हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे खोज किया जा रहा है। तो हमारे सोलर सिस्टम में अभी तक 8 ही ग्रह हैं। 9वां ग्रह खोजा गया है, करला, जिसको मैंने बताया। अब सबसे पहले चलते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह, 2 चीज़ें और याद रखिएगा। देखिए,
ये बुध है और ये शुक्र है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। ग्रह उसको कहते हैं जो किसी फिक्स तारे का चक्कर लगाता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है? ग्रह है। और ग्रह मतलब प्लैनेट, और जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसको बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, मतलब उपग्रह बोलते हैं, प्राकृतिक उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह या उसे मून भी कहा जाता है। तो देखिए इन लोगों के पास, मरकरी और वेनस के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ये ऐसे ही अपना अकेले हैं और चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ। तो सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाते हैं। तो देखिए जो ग्रह जितना ही नज़दीक होगा, जो ग्रह जो है प्लैनेट, वो जितना ही नज़दीक होगा सूर्य का, उसका स्पीड भी उतना ही तेज होगा। क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, न्यूक्लियर फोर्स बहुत तेज लगता है नज़दीक वाले चीज़ के पास। तो यहाँ पर ये बहुत तेज घूमता है, 1,76,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है, मतलब बहुत तेज घूमता है। और सूर्य का चक्कर मात्र 88 दिनों में पूरा करता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, और इसे मैं मिटा देता हूँ और बाकी के कुछ पॉइंट जो बनेंगे उसके बारे में हम लोग बारी बारी से लिखते जाएंगे। तो चलिए यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसे। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में। इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसकी विशेषता क्या है। बुध जो ग्रह है इसकी विशेषता क्या है, ये पूछा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा मजबूत है यहाँ पर। तो ये भी याद रखिएगा कि इस ग्रह की विशेषता है चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना। पहला पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है तापांतर, सर्वाधिक तापांतर। सर्वाधिक तापांतर, तापांतर कहने का मतलब क्या? ताप में अंतर, मतलब दिन और रात के जो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि बुध ग्रह के दिन और रात में जो अंतर होता है टेम्परेचर का, वो लगभग 610 डिग्री का, लगभग 610, मतलब 600 बोल सकते हैं, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा तापमान हो ही नहीं सकता है। तो आप बताइए कि जीवन संभव होगा वहाँ पर? जीवन कभी संभव हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही आप नाम सुने होंगे आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस का। स्टीफन हॉकिंस, उनकी एक पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास। उन्होंने बताया है कि आप जो पृथ्वी को देखते हैं यहाँ पर पृथ्वी, तो पृथ्वी पर जीवन संभव होना एक एक्सीडेंटल घटना है। पृथ्वी अगर थोड़ा सा भी यहाँ से इधर होती तो वो बहुत गर्म होती, और पृथ्वी थोड़ा सा भी अगर यहाँ से इधर होती तो बहुत ठंडी होती, जिसके चलते यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति पैदा नहीं हो पाती। आखिर बाकी ग्रहों पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? बाकी जो ग्रह हैं 8 ग्रहों में से, उन पर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जीवन पैदा हुआ? क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं उस पर अनुकूल वातावरण पैदा ही नहीं हुआ। पृथ्वी यहाँ पर थी तो पृथ्वी पर ऐसा अनुकूल वातावरण पैदा हुआ जिसके चलते यहाँ पर जीव जंतुओं का जन्म हो गया। तो ये एक्सीडेंटल घटना के रूप में बताया गया है। तो यहाँ सर्वाधिक तापांतर है लगभग 600 मतलब अगर दिन का तापमान देखिएगा तो 425 डिग्री सेल्सियस है, और रात का टेम्परेचर देखिए, रात का टेम्परेचर होता है -175 डिग्री सेल्सियस। ये होता है। अब बताइए कि यहाँ पे कभी जीवन संभव होगा? कभी जीवन संभव नहीं होगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना और सर्वाधिक तापांतर। दिन में 425 डिग्री होता है और रात में -175। उसके बाद अब तीसरा पॉइंट इनके बारे में लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट कि यह सूर्य का मात्र 88 दिन में चक्कर पूरा करता है।
88 दिन में। ये भी ध्यान रखिएगा, सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिन में, जो कि सभी ग्रहों से कम है। बहुत तेज चक्कर लगाने के चलते मात्र 88 दिन में ही ये चक्कर पूरा कर लेता है। चौथा पॉइंट इसके बारे में लिख लेंगे, मरकरी के बारे में। चौथा पॉइंट कि इसमें एक और क्वालिटी पाई जाती है कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व जो है इसका वो भी ज़्यादा है। मतलब कि कम क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों को सिमट कर रखा है। तो इसके भी कोई उपग्रह नहीं है, इसके कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, इसके कोई उपग्रह नहीं है। तो 3-4 पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा। और सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट है ये, सूर्य के सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो बस यही 4-5 पॉइंट है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं शुक्र के बारे में। किसके बारे में? शुक्र के बारे में। शुक्र को बोलते हैं वेनस। तो शुक्र के बारे में देखेंगे। देखिए, शुक्र जो ग्रह है वो एकदम आकार में पृथ्वी के ही समान है, इसीलिए इसे आकार में और जो इसका घूर्णन है वो सब पृथ्वी के समान है। उसका जो औसत घनत्व है वो भी पृथ्वी के ही समान है। लगभग चीज़ें पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भागिनी भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, इवनिंग स्टार बोलते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार। तो इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखना है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और सांझ का तारा, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कि सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है, ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है? ये दूसरा ग्रह है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है। सबसे ज़्यादा गर्म भी है और सबसे ज़्यादा चमकीला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 की मात्रा लगभग 95% तक है। तो 95% होने के चलते यहाँ पर आग लगी हुई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा चमकीला है। तो इसे याद रखिएगा। सबसे सौरमंडल का समझिए कि सौरमंडल का ग्रहों में सबसे ज़्यादा चमकीला यही है। सूर्य सबसे ज़्यादा चमकीला है पूरे सौरमंडल में, क्योंकि तारा है वो। उसके बाद सबसे ज़्यादा ग्रहों में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा चमकीला कौन है? तो वो शुक्र ही है। इसे ध्यान रखना है। अब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो देखेंगे आपकी नज़दीक कहाँ किसके समान है, तो ऐसे तो नज़दीक वो पड़ती है मंगल के बहुत नज़दीक पड़ती है। लेकिन आकार और इन सब के मतलब आकार में आप देखेंगे या डेंसिटी में, घनत्व में, तो सब शुक्र के समान है। मतलब पृथ्वी और शुक्र एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे क्या कहता है? पृथ्वी की बहन और पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है इसे। तो ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका जो अक्ष पर घूर्णन है, अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन पृथ्वी के ही समान है, पृथ्वी के समान। तो इसके जो अपने अक्ष पर घूर्णन है वो किसके समान है? वो पृथ्वी के ही समान है। तो इसे भी ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे सुबह सुबह आप देख सकते हैं और इसे आप शाम को भी देख सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट चौथा याद रखेंगे कि
इसके भी कोई उपग्रह नहीं है, इसके भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। उसके बाद पांचवा पॉइंट याद रखेंगे, यह उल्टा, उल्टा मतलब कहने का है कि पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। पूर्व से पश्चिम घूमने का मतलब कि यह पृथ्वी का उल्टा घूमता है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। लेकिन शुक्र कैसे घूमता है? तो ये पूरब से पश्चिम घूमता है। तो इसे भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम में होगा। जैसे सूर्योदय पृथ्वी पर कहाँ होता है? पूरब में होता है, और सूर्यास्त होता है कहाँ? पश्चिम में। लेकिन ठीक उल्टा होता है कहाँ? ये होता है शुक्र पर। शुक्र पर सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। तो इसे ध्यान रखना है। पूछा जाता है ऐसे कि किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम की ओर निकलता है? तो आंसर होगा क्या? शुक्र होगा। और शुक्र ही नहीं, अरुण भी होगा। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं। मैं अरुण के बारे में ही बताऊंगा। अरुण जो यूरेनस यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये भी उल्टा घूमता है। तो इतनी पॉइंट याद रखिएगा किसके बारे में? तो ये शुक्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पृथ्वी। अगला ग्रह है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ। पृथ्वी के बारे में भी 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी, पूरे सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसे याद रखिएगा। यहाँ पर जल की उपस्थिति इतनी ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर इतना ज़्यादा पाया जाता है कि ऊपर से देखने पर नीले कलर की दिखती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसे याद रखना है, पहला पॉइंट, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखना है, मात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, जीवन संभव। और इसके अलावा कोई भी ग्रह सौरमंडल में नहीं है जिस पे जीवन संभव है। ऐसे पता किया जा रहा है कि मंगल पर जीवन संभव है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मंगल के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मंगल पर बर्फ़ की पट्टियाँ मिली है, ये सब मिला है, लेकिन कोई भी पृथ्वी को छोड़ करके ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर जीवन संभव हो। उसके बाद इसे नीला ग्रह कहा जाता है। एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव हो, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, पाइथागोरस के अनुसार पृथ्वी स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। तो एक पॉइंट को यहाँ पर याद रखिएगा कि पाइथागोरस के अनुसार पृथ्वी स्वतंत्र रूप से आकाश में लटकी हुई है, आकाश में लटकी हुई है। उसके बाद अगला आते हैं एक व्यक्ति, न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी नारंगी के समान है। तो यह भी पॉइंट याद रखिएगा। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी नारंगी के समान है। उन्होंने नारंगी के समान बताया था। उसके बाद पांचवा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जेम्स जीन एक वैज्ञानिक का नाम था, जेम्स जीन। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी नाशपाती के समान है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। पृथ्वी, जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी नाशपाती के समान है। तो हो सकता है कि कभी ये पॉइंट पूछ दिया जाए, इसे ध्यान रखना है। पाइथागोरस ने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी स्वतंत्र रूप से आकाश में लटकी हुई है। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन के अनुसार पृथ्वी नाशपाती के समान है। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, ये सब पॉइंट भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा।
अगला पॉइंट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है भाई? तो ये व्यास है, देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कहने का मतलब क्या कि ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा सिर्फ एक तरफ नहीं होगा, ये चारों तरफ होगा, इस तरीके से होगा, मतलब वो चारों तरफ होगा, तो उसको बोलते हैं व्यास। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। इसे ध्यान में रखना है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। उसके बाद पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास मतलब पोलर डायमीटर बोलते हैं और इक्वेटोरियल डायमीटर होता है। तो ये जो ध्रुवीय व्यास है ये है 12,714 किलोमीटर। कहीं कहीं 13 देगा, कहीं कहीं 14, मतलब दोनों के बीच में 42 किलोमीटर का अंतर है। तो ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, 42 किलोमीटर का अंतर, 42 किलोमीटर का अंतर। तो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बारे में आप समझ गए होंगे। जो ध्रुवों को मिलाता है वो व्यास, और जो विषुवत रेखा को चारों तरफ है वो एक व्यास। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी के कारण मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का यही कारण है। इसे ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का कारण क्या है, ऋतुएं चेंज होती है क्यों? तो ऋतुएं चेंज होने का कारण यही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। तो इसे याद रखना है। उसके बाद पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ये सब याद रखिए पृथ्वी के बारे में, वो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। पृथ्वी किसके किसके बीच में पड़ती है? तो इसकी जो स्थिति है, पृथ्वी की जो अब स्थिति है, ये कहाँ पड़ती है? तो ये मंगल एवं शुक्र के बीच में पड़ती है, मंगल एवं शुक्र के बीच में। तो इसे रट जाइएगा, इसे, ये VVI है, बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, स्थिति कहाँ है? मंगल और शुक्र के बीच में। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, ज़्यादातर वो मंगल के नज़दीक में ही पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चंद्रमा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, चंद्रमा के बारे में अलग से, क्योंकि उसमें पढ़ना होगा आपको सुपर मून, ब्लू मून, ये सब क्या होता है उसमें पढ़ना है। चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी, पृथ्वी यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसे ध्यान में रखना है, इतना किलोमीटर, लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर बोल सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसे भी याद रखना है। इसे खगोलीय दूरी भी कहा जाता है। हो गया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड, याद रखिएगा। 500 सेकेंड कहने का मतलब कि 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में।
तो महत्वपूर्ण है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो कितना सेकंड लगता है, 500 सेकंड। और चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है 1.27 यानी कि 3 बोल सकते हैं, 3 सेकेंड, तो 1.3 सेकेंड। चंद्रमा से जो दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, इनकी, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, 3,84,000 किलोमीटर। तो इसे ध्यान में रखना है, 3,84,000 किलोमीटर। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर है, ध्यान में रखना है। अब देखिए बाकी की जो बातें हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान का कितना है, तो वो सब चंद्रमा में पढ़ लेंगे, आपको लिखना होगा तभी लिख सकते हैं। देखिए जो चंद्रमा का द्रव्यमान है, मतलब कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा का, वो हम लोग चंद्रमा का जब तुलना करेंगे तो हम लोग पढ़ लेंगे, अभी आप इतना ही जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पृथ्वी जो है ये 5वीं सबसे बड़ी, सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरी, बुध शुक्र पृथ्वी ये दूरी के अनुसार है तीसरी, लेकिन 5वीं सबसे बड़ी आकार में पृथ्वी आकार में 5वीं सबसे बड़ी है, 5वीं सबसे बड़ी है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। अच्छा, एक परिक्रमण काल होता है पृथ्वी का होता है पृथ्वी का परिक्रमण काल, और एक होता है पृथ्वी का घूर्णन काल। तो जो परिक्रमण होता है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ तो घूमती ही है, जिसे 1 वर्ष होता है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिसके चलते दिन रात होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है ये 365 दिन का होता है, 365 दिन 6 घंटा 4 मिनट का होता है, ऐसे होता है। 365 दिन 6 घंटा 4 मिनट का होता है, ऐसे 365 दिन ही माना जाता है। यहीं 6 घंटा जुड़ जाता है आगे 4 साल में, तो एक लीप ईयर हो जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है ना वहाँ पे। 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे मतलब एक दिन, तो 365 दिन 6 घंटा 4 मिनट का बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग जाता है, तो 365 दिन लग जाता है, जिसे 1 वर्ष कहा जाता है। क्या कहता है, 1 वर्ष कहा जाता है। अब पृथ्वी का घूर्णन जो है ये अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट का है, लगभग क्या बोल सकते हैं, लगभग 24 घंटे बोल सकते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते दिन और रात होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, दिन रात अपने घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के एक्सिस पर जो घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर, उसे बोलते हैं। तो इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके परिक्रमण को बोलते हैं ऑर्बिट, जो अपने ऑर्बिट पर घूमती है उसे बोलते हैं, 365 दिन घूमती है और ये एक्सिस पर घूमती है 24 घंटे में। उसके बाद आते हैं मार्स, मंगल के बारे में। मंगल, देखिए मंगल जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। क्या है, चौथा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पहला पॉइंट, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कहने का मतलब, लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण वहाँ की मिट्टी लाल हो गई है, जिसके चलते लाल ग्रह कहा जाता है। तो आयरन ऑक्साइड अधिक है।
अच्छा, पृथ्वी के बाद यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना जताई जा रही है कि जीवन संभव हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो यही एकमात्र ऐसा है ग्रह। अभी तक तो हम लोग मंगल पर नहीं पहुंच पाए हैं, और अभी तो हम लोग चंद्रमा पे ही पहुंच पाए हैं, पृथ्वी के मतलब कक्ष से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं। उसके पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, उसी पर हम लोग अभी तक पहुँचे हैं। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड अधिक यहाँ पर पाई जाती है। 2 प्रमुख उपग्रह है इसके, 2 प्रमुख उपग्रह है। नाम है फोबोस, याद रखिएगा, फोबोस और एक है डीमोस। क्या है? डीमोस। तो फोबोस और डीमोस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यही उपग्रहों में यही ज़्यादा पूछा जाता है, कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं। तो ये ध्यान रखना है, किसके उपग्रह हैं? तो ये मंगल के उपग्रह हैं। अच्छा, उसके बाद मंगल ग्रह पर एक पूरे सौर मंडल की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पाया जाता है, और सबसे ऊंचा पर्वत भी पाया जाता है। दोनों ये मंगल पर ही है, एक ज्वालामुखी है और एक पर्वत है। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी पर स्थित है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। निक्स ओलंपिया पर्वत जो है, निक्स ओलंपिया, ये कहाँ है? ये मंगल ग्रह पर ही है, तो इसे याद रखना है। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा मंगल के बारे में। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं ऊंचा ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ओलिपस मेसी कहा जाता है। ओलिपस मेसी कहा जाता है। ये भी मंगल ग्रह पर ही है। तो इसे दोनों को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और फोबोस और डीमोस क्या है? उसके 2 उपग्रह है, तो वो भी महत्वपूर्ण है, उसे भी ध्यान में रखना है और इन्हें भी ध्यान में रखना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया पर्वतमाला। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जुपिटर के बारे में। उसके बाद देखते हैं बृहस्पति। जुपिटर, देखिए भाई, जुपिटर जो है सबसे बड़ा है। क्या है? जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा है। मतलब ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया था कि किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसे ध्यान में रखना है कि इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। इसे वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। उसके बाद एक पॉइंट देखिए, सबसे ज़्यादा भारी भी है ये। बृहस्पति है, सबसे बड़ा है और सबसे भारी भी है, और सबसे तीव्र गति से घूमता भी है। 12 वर्ष में चक्कर लगाता है ये, लेकिन अपने अक्ष पर बहुत तेज़ी से घूमता है। तो ये यह सबसे भारी एवं सर्वाधिक
तीव्रता वाला ग्रह है, तीव्रता वाला ग्रह है। देखिए अगर उपग्रहों की बात की जाए कि इसके कितने उपग्रह हैं, तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि बृहस्पति से ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। बृहस्पति से ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। लेकिन देखिए अगर पहले की बात की जाए तो पहले ये मान लीजिए कि ये बृहस्पति है, बृहस्पति, ये बृहस्पति है और ये शनि है, शनि है। तो बृहस्पति के अभी वर्तमान में जो उपग्रह है वर्तमान में वो है 79। कितने हैं? 79। और वर्तमान में शनि के उपग्रह कितने हैं? 81। तो ये मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वर्तमान की। वर्तमान में उपग्रह बृहस्पति के कितने हैं? 79 हैं। और शनि के कितने हैं? मतलब वर्तमान में शनि के ज़्यादा है। लेकिन इसके पहले अगर आप चलेंगे, ये करेंट अफेयर्स की बात है, अगर इससे पहले अगर आप देखेंगे तो इसके 67 उपग्रह थे। कितने थे? 67 उपग्रह थे और इसके उपग्रह 63 थे। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये पहले थे, ये दोनों पहले थे और ये बाद में है। मतलब कि ये अभी के हैं। करेंट अफेयर्स में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो आंसर हो जाएगा शनि। लेकिन ऐसे पूछेगा कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, तो आंसर तो बृहस्पति ही होगा। लेकिन धीरे धीरे इसको स्टैटिक में शामिल कर लिया जाएगा। तो इतनी बातें समझ गए। अब देखिए आकार में ये सबसे बड़ा है और इस पे मीथेन के बादल है। मीथेन और अमोनिया जो गैस है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर पाई जाती है इस पर। मतलब कहने का ये कि आप देखेंगे और भी ग्रहों पर मिलेंगी, लेकिन आप ये जो गैस है बृहस्पति जो है ये इतना ज़्यादा गैसों के सघनता से बना है कि बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। तो इस पे गैसों के बादल है, ये गैसों के मीथेन के बादल से घिरा हुआ है। तो मीथेन के बादल पाए जाते हैं, मीथेन के बादल पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आज मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ। बाकी के जितने भी ग्रह बचे हुए हैं और चंद्रमा के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। अगले क्लास में हमारा ये सौरमंडल समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।